जी सर। जगन साहब ओके वॉइस कैमरा, थैंक यू। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल लास्ट में हम फीवर आर पायरेक्सिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फीवर आर पायरेक्सिया, जिससे कि आपको पता है कि जब भी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन की एंट्री होती है, जैसे खास तौर पे हमने कल बैक्टीरिया के हवाले से पढ़ा था कि उनमें एक सब्सटेंस रिलीज होती है जिसका नेम होता है पायरोजिन होता है। तो पायरोजिन जो है, ये ऐसे पायरोजिन बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करते हैं वो इस मकसद के लिए करते हैं ताकि हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया जाए। वहाँ पे थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है ताकि थोड़ा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर रेज हो, थोड़ी सी उसमें इंक्रीज हो। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर पे अपनी मल्टीप्लिकेशन वो कर सकते हैं। अब इसका जैसे एक एंडोजिनस रिदम, एंडोजिनस जैसे पायरोजिन जो है हमारी बॉडी के अंदर सर्टेन डब्ल्यूबीसीस हैं, वो भी इसके रिस्पांस में एक पायरोजिन रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से जैसे हाइपोथैलेमस में मजीद जैसे थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर रेज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर जो माइक्रोब्स हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन को या अपनी जो रिप्रोडक्शन कर रहे थे वो प्रॉपर नहीं होगी, स्टॉप हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म होती है फीवर की। जो फीवर एक ऐसी स्ट्रेटजी है हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम के हवाले से, जिसमें यकीनन जैसे हमारे लिए फ़ायदा या बेनिफिट ये है कि उसमें माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है या मल्टीप्लिकेशन जो हो रही थी वो स्टॉप हो जाती है। तो इसी तरह से जो आपके पास शायद इलस्ट्रेशन से ऐसी मौजूद है कि जब भी जैसे बैक्टीरियल टॉक्सिन वगैरह या वायरसेस हैं बॉडी में दाखिल होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा डिफेंस सिस्टम है बॉडी होता है इम्यून एक्टिवेशन, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे सर्टेन डब्ल्यूबीसीस है, डब्ल्यूबीसीस होंगे जो यकीनन एक एंडोजिनस पायरोजिन प्रोड्यूस करते हैं जो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे। और हाइपोथैलेमस यकीनन थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज होगी या रेज होगा, जिससे हम फीवर कहते हैं। और जिस फीवर की वजह से माइक्रोब्स की जैसे ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। जैसे कल हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे आयरन की जो है वो उसमें उस जगह पे जैसे रिडक्शन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया भी अपने आप को फर्दर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अदर जो इफेक्ट्स है वो आखिर में जैसे थोड़ा टाइम की शार्टेज थी, दोबारा से आज थोड़ा देखते हैं। टेम्परेचर रिस्पांस का है पेज नंबर 297 पे एनटीबी के अंदर जो मौजूद है। फीवर आल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफ्यूरॉन्स दैट ट्रेवल टू द सेल्स एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस टू एंटीवायरल अटैक्स। जैसे आपको पता है कि फीवर की कल भी हमने थोड़े एडवांटेजेस पढ़े थे, बट ये भी है कि इंटरफ्यूरॉन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। जिससे हमने कल पढ़ा था इंटरफ्यूरॉन एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं, खास तौर पे एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं। सेल टू सेल कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग में भी उनका रोल होता है, सेल टू सेल। जैसे अगर एक ऐसा सेल जिसमें वायरसेस की एंट्री हुई है, तो यकीनन उस सेल के अंदर एक प्रोटीन बनेगी जिनका नेम होगा इंटरफ्यूरॉन, जो नेबरिंग सेल में जाएंगे। जो अनइन्फेक्टेड सेल था वहां के नेबरिंग सेल के न्यूक्लियस में जेनेट जीन्स जो है, सर्टेन जीन्स उनको एक्टिवेट करेंगे, ऐसे प्रोटीन बनाएंगे जो वायरस की उस सेल के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये भी एडवांटेज है फीवर का है। फीवर की वजह से जैसे इंटरफ्यूरॉन की प्रोडक्शन होती है। हाई बॉडी टेम्परेचर में डायरेक्टली इनएक्टिवेट द वायरस पार्टिकल, पर्टिकुलरली इनवेलप्ड वायरसेस। जैसे थोड़ा बहुत यकीनन आपने पढ़ा होगा, एक इनवेलप्ड वायरसेस होते हैं, दूसरे अनइनवेलप्ड वायरसेस होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाई टेम्परेचर जो इनवेलप्ड वायरसेस है विच आर मोर हीट सेंसिटिव देन नॉन इनवेलप्ड वायरसेस हैं। हीट सेंसिटिव ये ज्यादा है, जाहिर है यकीनन थोड़ा सा फीवर का मतलब ही ये है कि बॉडी टेम्परेचर में रेज या इंक्रीज है। रेज या इंक्रीज की वजह से यकीनन क्या होगा कि ये ऐसे इनवेलप्ड वायरसेस हैं, ये फर्दर मल्टीप्लाई नहीं होंगी, उनकी जैसे वो डिक्रीज। रेप्लिकेशन ऑफ सम वायरसेस रिड्यूस्ड एट हाई टेम्परेचर, देयर इज देयरफॉर फीवर मे इनहिबिट रेप्लिकेशन। यहाँ पे डायरेक्टली जैसे इन्वेलप्ड जैसे वायरसेस हैं वो जैसे उनकी जो है फर्दर जो है रेप्लिकेशन नहीं होती, ओवरऑल जैसे ये भी वायरसेस अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, रेप्लिकेशन नहीं। हाउएवर
फीवर इज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शन। नॉन स्पेसिफिक जैसे आप स्टूडेंट्स को मालूम है कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे आज ये आखिरी उसमें हेडिंग है फीवर की जो हम पढ़ रहे हैं, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तक ये सब नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, स्पेसिफिक नहीं है। ये स्पेसिफिक जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उसके जरिए, CMI के जरिए होती है या ह्यूमरल इम्यूनिटी के जरिए होती है, वो स्पेसिफिक है। बाकी ये सब जो है नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है। हाई डिग्री, but often high degree fever becomes destructive for body's own metabolic system and ultimately body is collapsed। जैसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बताई गई है कि जब भी हाई टेम्परेचर होता है तो वो भी हमारे बॉडी के लिए नुकसान का है। कैसे हार्मफुल है कि ज़ाहिर हाई बॉडी टेम्परेचर पे इंजाइम्स जो है उनकी शेप में चेंज आ जाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेक्टली जैसे परफॉर्म नहीं होंगी, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो सकती है। इस वजह से इतना भी टेम्परेचर रेज ना हो जिसकी वजह से हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाए और उसकी वजह से डेथ ना हो जाए। इस वजह से जैसे मेडिकेशन में या मेडिसिन में या ये डॉक्टर साहिबान हैं, फिजिशियंस हैं, जब हाई टेम्परेचर होता है तो उस वक्त इतना हाई होता है तो यानी उसको कम करने के लिए जो एंटी फीवर जो ड्रग्स का या मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। Therefore, physicians used to prescribe एंटीपायरेटिक ड्रग्स, जैसे पायरेटिक, पायरोजन, पायरेक्सिया यानी फीवर के लिए, यानी एंटी मीन्स अगेंस्ट, पायरेटिक रेफर्स टू फीवर यानी फीवर के अगेंस्ट। फीवर जो हाई टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा, उसको कम करने की जैसे ड्रग्स होंगी टू पेशेंट्स एट हाई डिग्री फीवर। हाई डिग्री फीवर के अंदर यकीनन जैसे बुखार को कम करने की यकीनन कोई ड्रग्स होंगी वो डॉक्टर साहिबान यूज कराते हैं इस मकसद के लिए, ताकि ये जो हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ये ना डिस्टर्ब हो जाए। मॉडरेट जैसे टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, जब भी कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस वक्त ये यकीनन जैसे हमारी डिफेंस स्ट्रेटजीज में शामिल है। बट हाई टेम्परेचर है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर बॉडी के लिए हार्मफुल है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे हम आएंगे। जैसे फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमने पढ़ लिया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जैसे आप स्टूडेंट्स को मालूम है कि जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जैसे आउटर कवर और मेम्ब्रेन जैसे होती है, जैसे बॉडी की, उसे हम कहते हैं स्किन कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन में पे भी ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन के लेयर्स होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस उसमें काफी सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़े, जैसे NK सेल्स हैं, या इसी तरह से जो हमने इंटरफ्यूरॉन पढ़े, फेगोसाइटोसिस का अमल हुआ था, इन्फ्लेमेशन का अमल है, फीवर है, ये सारी चीजें जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की हैं। जो हमारी बॉडी है उसके लिए जैसे एक और लाइन ऑफ डिफेंस है, दैट इज कॉल्ड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो स्पेसिफिक है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी के जरिए जैसे अक्वायर होती है। ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है स्पेसिफिक नेचर है। स्पेसिफिक का मतलब है कि सर्टेन टाइप के माइक्रोब्स होंगे, उनसे ही फाइट करने की उनमें एबिलिटी होगी, नॉट ऑल। जैसे ये जो है नॉन स्पेसिफिक है, ऑल टाइप ऑफ माइक्रोब से लड़ने की ये जैसे उनमें रेजिस्टेंस होती है, एबिलिटी होती है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, और दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे आपको पता है कि हमारे जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जो बोन मैरो के अंदर होते हैं, बोन मैरो के अंदर जो जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं जनरली उसे हम कहते हैं स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स में जैसे इमेच्योर जैसे लिम्फोसाइट्स होते हैं, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होके थाइमस ग्लैंड जो हमारे यहाँ चेस्ट के अंदर, जैसे आपने पढ़ा है इंटर क्लास में, या जो फुल एंट्री के स्टूडेंट है उनको पता है थाइमस जो है
एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, थाइमोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन में इसका रोल है, इन्फेंट्स में जो है वेल डेवलप्ड होता है, उसके बाद जो है ये रिड्यूस हो जाता है। तो यही जो है ब्लड सेल्स थाइमस में जब आएंगे तो फर्दर क्या होगा, इनकी टी सेल्स की मैच्योरेशन होगी। टी सेल्स की मैच्योरेशन होगी तो ऐसी इम्यूनिटी जो टी सेल्स के जरिए होती है उसे हम कहते हैं, जैसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और CMI, टी सेल के जरिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इसी तरह से इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है, उसमें अगर यहाँ से बी सेल्स भी बनते हैं तो बी सेल्स के जरिए जो इम्यूनिटी होगी प्रोवाइड होगी बॉडी के लिए डिफेंस स्ट्रेटजीज में, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। और टी सेल्स के जरिए जो इम्यूनिटी जो प्रोवाइड होती है उसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सिंपली CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और CMI। और बी सेल्स के जरिए जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी उसे हम कहेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमर लफ्ज जो है बॉडी फ्लूइड्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, ह्यूमर जो है बॉडी फ्लूइड्स के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे हाँ जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर जो है ये खास तौर पे एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन के जरिए, एंटीबॉडीज के जरिए जैसे ये इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उसे हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI यकीनन इसमें डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं जैसे हेल्पर टी सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स उनके जरिए, या जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के जरिए, या इसी तरह से एक मेमोरी टी सेल्स हैं, 4 कंपोनेंट हैं टोटल मेमोरी टी सेल्स के जरिए। और इसी तरह से एक सप्रेसर टी सेल्स हैं, 4 किस्म के सेल्स होते हैं जो सप्रेसर टी सेल्स। तो 4 टाइप के जो सेल्स होते हैं वो CMI और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और बाकी जैसे आपको पता है कि बी सेल्स हैं, बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो और टी स्टैंड्स फॉर थाइमस, उसकी वजह से बी सेल एंड टी सेल इनका नाम जो डेजिग्नेट किया गया है, बी सेल और टी सेल। और टी सेल के फर्दर जो है 4 टाइप की जो सेल्स हैं ये भी हमारे इसी NTB सिलेबस में मौजूद हैं। हर एक सेल का हम फंक्शन और रोल पढ़ेंगे भी वहाँ पे भी, बट यहाँ पे ओवरऑल इंट्रोडक्शन ये है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के हवाले से। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, दूसरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल्स के जरिए होती है, एंटीबॉडीज बनेगी। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI जो होती है वो टी सेल्स के जरिए, 4 किस्म के टी सेल्स होते हैं CMI के अंदर, इसमें एंटीबॉडीज का काम नहीं है, एंटीबॉडीज सिर्फ एंटीबॉडीज जो है बी सेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। फर्दर हम आते हैं कि जैसे इनकी दरमियान डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हम ये डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे मेन सेल इन्वॉल्व हैं कौन से, जैसे बी लिम्फोसाइट्स हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी में, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स हैं। वेयर डू सेल्स डेवलप, जैसे आपको पता है कि बी सेल बोन मैरो, मैच्योर बोन मैरो के अंदर होते हैं, इस वजह से इनका नेम भी बी सेल आया। और ये जो है बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड के अंदर इनकी टी सेल की मैच्योरेशन होती है। थाइमस टी सेल, थाइमस टी से डेजिनेटेड एंटीबॉडीज, इसमें बी सेल्स में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है, इसमें एंटीबॉडीज की जो है प्रोडक्शन या उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। हाउ आर पैथोजन आइडेंटिफाइड, वाया एंटीजन फ्लोटिंग इन द ब्लड, जैसे ब्लड के अंदर कोई भी अगर एंटीजेनिक पार्ट है पैथोजन का, या तो यकीनन जो एंटीबॉडीज उसको ट्रेस कर लेंगी, आइडेंटिफाई कर लेंगी। बट ये किस तरह से, एंटीजन का मतलब होता है कोई ऐसी सब्सटेंस अदर देन बॉडी जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, फॉरेन पार्टिकल हैं जो बैक्टीरिया, वायरस या उनकी प्रोटीन्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, या जो एंटीजन, ये भी जनरल टर्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जैसे डोनर आर्गन होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, जैसे वो भी फॉरेन जो आर्गन है जो डोनेट किया जाता है रेसिपिएंट की तरफ आता है, तो उसको भी जैसे ये एंटीजन तस्वर किया जाता है। तो वाया एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड सेल, तो टी सेल की सरफेस पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर भी रिसेप्टर होते हैं जो ट्रेस करते हैं कि टी सेल रिसेप्टर, यहाँ पे खास तौर पे इनका नेम होगा टी सेल रिसेप्टर, TCR शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। तो इसके साथ कोई प्रोटीन होगा जो बाइंड करेगा, तो उसकी मदद से किसी दूसरे सेल का
तो टी सेल रिसेप्टर होते हैं, वही जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी फॉरेन सब्सटेंस या एंटीजन को। हाउ आर पैथोजन किल्ड, पैथोजन जो है एंटीबॉडीज के जरिए किल किए जाते हैं, जो हम पढ़ेंगे वेरियस मोड्स हैं, मेथड्स हैं, फेगोसाइटोसिस एंड जैसे लाइसिस जो सेल की होती है, बस्ट और परफोरिन प्रोटीन उसके जरिए जैसे होते हैं, तो इस ये किलिंग के तरीके होते हैं अल्टीमेट, और बाय स्पेसिफिक किलर टी सेल्स, जो किलर टी सेल्स हैं उनके जरिए होता है। हाउ डू सेल्स डिवाइड वंस दे आर स्टिमुलेटेड, ये इनकी जो कहाँ से बनती है, ये डिवाइड जो हो जाते हैं प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स, और इसी तरह से सेल्स डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे हमने पढ़े 4 किस्म के जो टी सेल्स हैं, वही जो इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी में, ये हमारे एनटीबी जैसे टॉपिक में अलग से जैसे कहें वो नहीं है, बट एक डेफिनेशन जरूर है टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर जरूर है कि यानी इसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसे हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इसके दरमियान जैसे सबसे पहले हमें डिफरेंस का मालूम होना चाहिए कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या फर्क है। तो इसी तरह से जो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे एनटीबी की जो टॉपिक्स हैं उसमें एनटीबी के हवाले से पेज नंबर 298 पे आएंगे, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस द स्पेसिफिक डिफेंस। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है, फर्स्ट और सेकंड लाइन जो नॉन स्पेसिफिक थे, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है स्पेसिफिक है। अगेन जैसे हमने ऐसे मेनी टाइम यहाँ पे डिस्कशन किया है या यहाँ पे डिटेल में तकरीबन वही सेम चीजें हैं कि पैथोजन इज एबल टू पास द बॉडीज नॉन स्पेसिफिक। जैसे आपको पता है कि कोई भी पैथोजन होता है तो अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करे तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी अगर क्रॉस करे तो हमारे पास एक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है, स्ट्रेटजीज मौजूद हैं पैथोजन से फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, जैसे यकीनन हमारे यहाँ स्ट्रेटजीज मौजूद है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, अगर ये दोनों को ये पेनिट्रेट कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो यकीनन एक और लाइन ऑफ डिफेंस आती है जिसे हम कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो पैथोजन इज एबल टू गेट द पास द बॉडीज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। The third line of defense interferes with the series of defense responses often called immune response that attack particular pathogen having specific antigen। जैसे कि आपको पता है पर्टिकुलर पैथोजन जिसमें स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं, यानी इसी वजह से हम कहते हैं ये स्पेसिफिक इन नेचर, मखसूस किस्म के ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे अगर हम बात करें कि अगर किसी बच्चे ने जैसे पोलियो की वैक्सीन ली होती है तो उसमें सिर्फ पोलियो वायरस से लड़ने की एबिलिटी होती है, हेपाटाइटिस बी की वैक्सीन कराई होती है तो सिर्फ हेपाटाइटिस बी की जो है वायरस से लड़ने की एबिलिटी होती है उसमें। इसी तरह से हम इसे कहते हैं कि स्पेसिफिक इन नेचर है, जो ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये स्पेसिफिक इन नेचर है, ओनली पर्टिकुलर टाइप का पैथोजन होगा उससे लड़ने की सलाहियत होगी, सबसे नहीं। सबसे तो वो फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की जो स्ट्रेटेजी थी वो थी। ठीक है, ये तो ओवरऑल जैसे डिफेंस मैकेनिज्म हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई पैथोजन है एक्सटर्नल बैरियर को क्रॉस करके आया है तो सेकेंड लाइन भी डिफेंस है, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी अगर उसने क्रॉस किया है तो एक आगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो एंटीजन जैसे आपको पता है कोई भी फॉरेन, दीज एंटीजन सर्व एज द स्टिमुलस टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे कैसे पता चलेगा कि यानी हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आया है तो यकीनन उसके बाद जो है एक हमारे यहाँ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जैसे अलर्ट जैसे हो जाती है, उसकी जो रिस्पॉन्ड देती है उसका रिस्पॉन्स होता है इम्यून रिस्पॉन्स। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में ये होता है कोई भी जैसे फॉरेन सब्सटेंस है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, चाहे वो बैक्टीरियम हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे उनकी टॉक्सिन्स हो, चाहे कोई फॉरेन प्रोटीन हो, कलेक्टिवली उसे हम कहते हैं एंटीजन कहते हैं। एंटीजन के बदले में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीबॉडीज बनती है। तो ये टर्म एंटीजन है कम्स फ्रॉम, एक वर्ड है एंटी और दूसरा है लफ्ज है जेन, एंटी बॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस, यानी जैसे ही बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आएगा तो उसके बदले में जैसे जनरल मैकेनिज्म में एंटीबॉडीज बनेगी, एंटीबॉडीज बनेगी। जैसे ये लफ्ज है एंटीजन, एंटीजन, एंटीजन रेफर्स टू एंटीबॉडी, ये जो एंटीजन का जो एंटी लफ्ज है, एंटीजन का जो वर्ड है उसमें ये जो एंटी लफ्ज है ये एंटीबॉडी को शो करता है, एंटीबॉडी को शो करता है। और दूसरा जो पार्ट है जेन,
जेन रेफर्स टू जनरेटिंग सब्सटेंस, यानी एंटीजन जनरेटिंग सब्सटेंस। इसकी वजह से एंटीजन की वजह से एंटीबॉडीज जनरेट होती है। जब भी बॉडी के अंदर एंटीजन दाखिल होती है तो उसके बदले में, उसके रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। इस वजह से ये टर्म को थोड़ा सा ब्रेक किया गया है। एंटीजन, पहला एंटी जो लफ्ज है, एंटीजन का जो एंटी लफ्ज है, ये एंटी लफ्ज एंटीजन को रेफर करता है, एंटीजन को रेफर करता है। दूसरा पार्ट जो है जैन लफ्ज है, यानी जैन लफ्ज है, सॉरी एंटीजन का जो एंटी लफ्ज है एंटीबॉडी को शो करता है, एंटीबॉडी को शो करता है। और जैन पार्ट जो है जनरेटिंग को शो करता है, यानी एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एंटीजन, उसे हम कहेंगे एंटीजन, कहेंगे सिंपली एंटीजन। एंटीजन इज एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। एंटीजन जो है आपको पता है कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है। दो उसके अंदर हैवी चेन्स होती हैं, दो लाइट चेन होती हैं। आगे हमारे एनटीबी में ये टॉपिक भी मौजूद है, जो हजारों की तादाद में वेरियस टाइप की जो है उसमें एंटीबॉडीज होती हैं। हर एक एंटीबॉडी मखसूस, जैसे आज, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, जैसे कोविड के दौरान जैसे किसी को अगर अनलकीली इन्फेक्शन होता है तो उस पर्सन में कोविड के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जनरेट हो जाती हैं। जैसे हेपाटाइटिस बी की वैक्सीन किसी को होती है तो हेपाटाइटिस बी के वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं। पोलियो की वैक्सीन लेते हैं तो पोलियो से लड़ने के अगेंस्ट जैसे एंटीबॉडीज फॉर पोलियो वायरस वो जनरेट हो जाती है। तो इसी वजह से हम बाहर की कोई भी सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर दाखिल होती है, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एंटीजन, और एंटीजन के बदले में क्या होगा, एंटीजन के बदले में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। So the term antigen comes from antibody generating substance. Virus, bacteria and other pathogen may have specific antigen on their surface. जैसे हमने आपको स्टूडेंट्स को याद है, आपके पास इलस्ट्रेशन भी मौजूद है कि जैसे मैक्रोफेज था, जो मैक्रोफेज एक WBC का सेल था, आप स्टूडेंट्स को याद होगा, जब भी वो किसी बैक्टीरियम को इनगल्फ करता है तो बैक्टीरियम की सरफेस पे भी आपने देखा कि प्रोटीन्स एक मौजूद है जिन्हें एंटीजन कहते हैं। इन्हीं बैक्टीरियम को, ये जो बैक्टीरिया को ये डाइजेस्ट भी करते हैं, देन वो सरफेस वाले प्रोटीन होते हैं वो अब उस मैक्रोफेज की सरफेस पे भी आ जाते हैं, जिसको दूसरी जैसे एंटीबॉडीज जो है या दूसरे सेल्स हैं वो आइडेंटिफाई भी करते हैं कि भाई ये जो है कोई पैथोजन है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो उनकी सरफेस पे मौजूद होता है, हम इलस्ट्रेशन पे भी आते हैं, उसे एंटीजन भी कहते हैं। और हमारे खास तौर पे बी सेल्स होते हैं, उनके सरफेस पे भी ऐसे जो है यकीनन एंटीजन को रिसीव करने के लिए एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज कहते हैं। शुरू में बी सेल के सरफेस आते हैं, देखते हैं। सो वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजन हैव स्पेसिफिक एंटीजेंस ऑन देयर सरफेस. Since the third line of defense against particular infection and acts as the most powerful means of resisting infection, therefore it is called as a specific defense. Only and only specific type के ऑर्गेनिज्म उनसे लड़ने की सलाहियत है, नॉट ऑल, तो इसे हम कहेंगे स्पेसिफिक जो ये मैकेनिज्म है, ओनली एंड ओनली, जैसे ओनली एंड ओनली जो खास मखसूस किस्म के ऑर्गेनिज्म उनसे लड़ने की एबिलिटी होगी। जैसे अब हम 298 पेज पे जो नेक्स्ट जो हेडिंग है, सेकेंड पैरा के अंदर 293 लाइन ऑफ डिफेंस में, सिंस द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, सेलुलर लाइफ है, प्रोकैरियोट। जैसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के हैं तो ये दो किस्म के हो गए, एक जैसे बी लिम्फोसाइट्स के जरिए या बी सेल्स के जरिए इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, दूसरी टी सेल के जरिए होती है। जैसे बी सेल के जरिए जैसे ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, और टी सेल के जरिए जैसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और CMI होती है। तो बी सेल्स के जरिए हाउएवर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व द रोल ऑफ मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस दैट पार्टिसिपेट इन एक्टिवेशन ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें, ये कोई बैक्टीरियम है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर कोई माइक्रोब से बैक्टीरिया है,
तो ये बैक्टीरिया जैसे आपको पता है कि बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनकी सरफेस पे भी एक जैसे प्रोटीन मौजूद है। ये क्या करेंगे, ये जो है बैक्टीरिया को जैसे रिसीव करते हैं, बैक्टीरिया को रिसीव करते हैं, बैक्टीरिया को, यानी बैक्टीरिया की सरफेस पे भी ऐसे एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। और देन उसकी रिजल्ट में मोर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, मोर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी तो देन आगे ये सर्कुलेशन में भेज देते हैं। और उसके बाद ये पर्टिकुलर टाइप के जो पैथोजन होंगे उनके साथ ये बाइंड करेंगे और इस पैथोजन को देन न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बहरहाल ये एंटीबॉडीज की मैकेनिज्म है। और बाकी जैसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और CMI, सर्टेन जो है टी सेल के वेरियस टाइप्स है, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल्स, उनके जरिए जो अचीव होती है तो उसे हम कहते हैं टी सेल्स के जरिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। डिटेल हम आगे आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। जैसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जैसे मोनोसाइट्स BWBC का एक किस्म है, टाइप है, जैसे आपको पता है कि ये प्रोड्यूस बाय लिम्फोइड टिश्यूज। मोनोसाइट सर्कुलेट इनटू blood for 10 to 20 hours and then ultimately leave the blood and intercellular tissues। कि जब भी पैथोजन वगैरह की एंट्री होती है तो मोनोसाइट तो सर्कुलेट करते रहते हैं, बट ये सर्कुलेट करते रहते हैं ब्लड के अंदर। उसके बाद क्या होगा कि देन अल्टीमेटली दे लीव द ब्लड, कम इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस। वो फिर इंटरसेल्युलर स्पेसेस में, यानी सेल्स के दरमियान, कल भी हमने ऐसी एक इलस्ट्रेशन देखी थी, सेल्स के दरमियान घूमते रहते हैं। फिर क्या करेंगे, इन दिस टिश्यूज दे स्वेल एंड अटेन अ लार्जर साइज टू बिकम मैक्रोफेजेस। हमने मेनी टाइम पढ़ा है कि ये मोनोसाइट्स से ही आगे जो है मैक्रोफेजेस बनते हैं, बिग ईटर्स। मैक्रोफेजेस जिन्हें हम कहते हैं बिग ईटर कहते हैं, जो फैगोसाइटोसिस कराते हैं, फैगोसाइटोसिस कराते हैं। मोनोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर रहे होते हैं, देन ये ब्लड स्ट्रीम को लीव करेंगे, सेल्यूलर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में आएंगे और वहां पे इन्हीं मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस बनेंगे जो फैगोसाइटोसिस का कराते हैं अमल। व्हेन मैक्रोफेजेस परफॉर्म फैगोसाइटोसिस of invaded microorganism after digesting them, they not only display the microbial antigen on their surface but also begin to secrete 100 different compounds circulating, including जैसे enzymes, interferon and protein called interleukin 1। ये जो से हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में जैसे यही सेम पॉइंट पढ़ी थी, इलस्ट्रेशन भी आपके पास मौजूद है कि जब भी कोई पैथोजन है उसकी एंट्री होती है, पैथोजन की एंट्री होती है, मैक्रोफेज उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद जैसे उनकी कंपोनेंट्स होते हैं वो सरफेस पे भी आ जाते हैं, प्लस में और क्या करते हैं, बिगिन टू सीक्रेट हंड्रेड्स डिफरेंट कंपाउंड्स। उसके रिजल्ट में वेरी मेनी कंपाउंड्स भी सीक्रेट करते हैं। जैसे हमने कल की क्लास में जैसे इंट्रोडक्शन में जैसे पढ़ा था, हमारे NTB बुक के अंदर वही सेम डायग्राम भी मौजूद है जिसमें आपने देखा था प्रोटीन फीवर भी स्टिमुलेट कराते हैं, दूसरे सेल्स को भी एक्टिवेट कराते हैं, दोबारा से जैसे मैक्रोफेजेस हैं उनको भी स्टिमुलेट कराते हैं, और इसी तरह से काफी सारे जैसे एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब मैक्रोफेज इन जैसे पैथोजन को इनगल्फ करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। इंटरफ्यूरोन एंजाइम्स और इंटरल्यूकन जो है ये भी इम्यून सिस्टम के अंदर सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए ऐसे मॉलिक्यूल यूज होते हैं। जैसे इंटरफ्यूरोन यूज होते हैं, एक सेल से निकल के दूसरे सेल में जाते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह से ऐसे ही सिग्नलिंग प्रोटीन है जिन्हें हम कहते हैं इंटरल्यूकन कहते हैं, ऐसे ही सिग्नलिंग प्रोटीन है जिन्हें हम इंटरल्यूकन कहते हैं। इंटरल्यूकन 1 secreted by macrophage activates the T cells that in turn to begin interleukin 2। जैसे मैक्रोफेजेस शुरू में मैक्रोफेजेस ने प्रोड्यूस किया किसको, इंटरल्यूकन को, जो क्या है एक सिग्नलिंग प्रोटीन है। वो जाके आगे कहाँ जाएंगे, बाय टी सेल को एक्टिवेट करेंगे, टी सेल अगेन एक और टाइप जो है इंटरल्यूकन 2 प्रोड्यूस करेंगे। इंटरल्यूकन 2 एक्टिवेट्स द बी सेल, बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, देन बी सेल डिवाइड होंगे और आगे उसमें जाके फिर जो है एक जैसे आपको पता है एंटीबॉडीज भी बनेंगे और इसी तरह से मेमोरी सेल्स भी बनते हैं। तो ये पूरी जो है प्रोसेस है, हम कहाँ से स्टार्ट किया है, मोनोसाइट्स, देन जो मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस का अमल हुआ, वेरियस टाइप की कंपाउंड्स प्रोड्यूस हुए, प्लस में उनमें वन ऑफ देम इज इंटरल्यूकन 1। इंटरल्यूकन 1 हेल्पर टी सेल को उन्होंने स्टिमुलेट किया, उन्होंने हेल्पर टी सेल ने बदले में इंटरल्यूकन 2 प्रोड्यूस किया। इंटरल्यूकन 2 ने आगे जाके क्या किया, प्लाज्मा बी सेल को जैसे स्टिमुलेट किया और बी सेल यकीनन आगे जो है एंटीबॉडीज बनाएंगे।
तो ये सारी सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जिसमें डिफेंस स्ट्रेटजीज में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। जब भी कोई पैथोजन आता है तो उसके बदले में इस तरह से होता है। ठीक है, तो मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, फेगोसाइटोसिस, वेरियस केमिकल्स, वन ऑफ देम इज इंटरल्यूकन 1। इंटरल्यूकन 1 स्टिमुलेट्स हेल्प जो टी सेल्स के उनको स्टिमुलेट करता है। देन वो इंटरल्यूकन 2 प्रोड्यूस करेंगे, इंटरल्यूकन 2 बी सेल को स्टिमुलेट करेंगे और जिसके बदले में आगे जो है एंटीबॉडीज बनेंगी। तो ये सारी जो है एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आपको पता है सिर्फ मखसूस किस्म के ऑर्गेनिज्म से, खास किस्म के ऑर्गेनिज्म से वो लड़ सकते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। तो इसी तरह से हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट जो है ये केमिकल प्रोड्यूस करेंगे। और इसी तरह से इंटरल्यूकन 1 आल्सो प्रोमोट्स द जनरल रिस्पॉन्सेज टू इंजरी काजिंग फीवर एंड एक्टिवेटिंग मोर अदर मैकेनिज्म दैट डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेजन। तो ये इंटरल्यूकन का एक एडिशनल काम है। इंटरल्यूकन जैसे हमने इंटरफ्यूरन प्रोटीन पढ़े थे, इसी तरह से जो है सिग्नलिंग के तौर पे काम करते हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के तौर पे ये काम करते हैं इंटरल्यूकन, जिसकी वेरियस कैटेगरीज है। इंटरल्यूकन 1, 2, 5, 6 इस तरह से वेरियस नेम्स है। बहरहाल आगे ये डिटेल इतनी ज्यादा नहीं है। हम नेक्स्ट आते हैं कि देन जो टी सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो। आपको पता है शुरू में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये जो टी सेल्स हैं या बी सेल्स हैं बोन मैरो से ही ओरिजिनेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। देन उनकी डिफरेंशिएशन किस में हुई? टी सेल की डिफरेंशिएशन या मैच्योरेशन जैसे आपको पता है थाइमस के अंदर हुई है। वेरियस टाइप के सेल्स वहां पे थाइमस में होते हैं, बन जाते हैं। तो वही बात है, टी सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स कहाँ पे? जो बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स उनके अंदर ये ओरिजिनेट हुए, बोन मैरो के अंदर। एज आफ्टर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द न्यूली फॉर्मिंग टी सेल्स माइग्रेट टू थाइमस। तो आपने देखा कि वो टी सेल माइग्रेट करके थाइमस तक चले जाते हैं। थाइमस मेक्स टी सेल इम्यूनो कॉम्पिटेंट। जैसे आप जैसे देखें टी सेल तो बोन मैरो के अंदर जैसे बन के वहां पे जा रहे हैं। टी सेल जब बोन मैरो से या जैसे स्टेम सेल से बने थे उस वक्त इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं है, उस वक्त उनमें जैसे इम्यून सिस्टम वाला फंक्शन नहीं है, उस वक्त उनमें इम्यून रिस्पांस देने की एबिलिटी नहीं होती है। जब ये थाइमस से पास होके देन उसमें से फर्दर डिफरेंशिएट होंगे, वेरियस टाइप की टी सेल्स बनेगी, देन वो उनमें एबिलिटी आ जाएगी, कैपेबल होंगे अपना जो है CMI के अंदर अपना रोल परफॉर्म करेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर अपना रोल परफॉर्म करेंगे। ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो के अंदर, देन थाइमस के अंदर। जब थाइमस के अंदर टी सेल जब ये दाखिल होते हैं उस वक्त इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स देने की सलाहियत नहीं होती है। थाइमस में इनकी जब मैच्योरेशन होगी तो देन 4 टाइप की जैसे वो सेल्स बनते हैं, उनके अंदर यही एबिलिटी आ जाती है, मीन्स कैपेबल ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय टी सेल इज कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो हमने जिसका शुरू में जिसका डिस्टिंग्विश भी पढ़ा था कि CMI क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल के जरिए होती है। 4 किस्म के हैं, किलिंग के डिफरेंट तरीके हैं, इनमें एंटीबॉडीज का रोल या उसमें फंक्शन नहीं होता है। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी को हम कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब जैसे देखिए इतनी सारी डिटेल के बाद आखिर में टर्म आया है कि ऐसी इम्यूनिटी को हम कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बट इसका सबसे पहले अगर हम इसको चार्ट को देखें कि क्या फर्क है सेल मीडिएटेड और जैसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी में, तो ठीक है इसी तरह से इससे फिलहाल रिलेशन नहीं है इस डायग्राम। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे ये बोन है, तो बोन है, ये बोन मैरो के अंदर जैसे ये स्टेम सेल है, स्टेम सेल जो सेल प्रोड्यूस करेंगे, ये थाइमस पार्ट है, इसके अंदर इनकी मैच्योरेशन होगी, टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे और टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे। इसी तरह से बोन मैरो के अंदर जो है बी सेल्स ओरिजिनेट होते हैं और उन्हें हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। उन्हें हम कहेंगे बी लिम्फोसाइट्स जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट्स के जरिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बोन के अंदर स्टेम सेल्स हैं जिनमें जैसे अगर बी लिम्फोसाइट्स बनेंगे तो उसे हम कहेंगे मैच्योर हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है टी सेल के अंदर, जैसे आपके पास ये हम दे देंगे उसमें आप देखेंगे डायग्राम के अंदर, तो यकीनन जैसे हम ऐसी इम्यूनिटी को हम कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और भी जैसे इलस्ट्रेशन है, जैसे ये जो है जहाँ पे सोर्स है या स्टेम सेल्स हैं
उसमें जो बोन मैरो के अंदर, जैसे बोन मैरो के अंदर जो सेल्स बनेंगी या थाइमस के अंदर जो मैच्योरेशन होगी, थाइमस के अंदर जो फर्दर जो है इनके अंदर वेरियस टाइप के जो लिम्फोसाइट्स बनेंगे, टी लिम्फोसाइट्स के वेरियस टाइप्स हैं, जैसे हेल्पर टी सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। तो ये आगे फर्दर और भी डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगे। जैसे आपको याद होगा लिम्फ नोड है, उसके अंदर भी टी लिम्फोसाइट्स जैसे मौजूद हैं, मैक्रोफेजेस भी मौजूद हैं। इसी तरह से स्प्लीन पार्ट है, वेरियस पार्ट्स हैं। या तो इस तरह से क्या होगा, यकीनन जैसे फर मैच्योरेशन तो इनकी बोन मेरो या थाइमस में होती है, देन फर्दर पार्ट्स में या ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो बी सेल्स जो बोन मेरो में बनते हैं तो उसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। और ये जो टी सेल थाइमस में जो मैच्योरेशन होगी तो उसे हम कहेंगे, थाइमस में मैच्योरेशन जो होगी तो उसे हम कहेंगे टी सेल। बहरहाल इनकी आगे डिटेल आती है, हम डिस्कस करते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। जैसे आपको पता है कि टी सेल तो अगर सर्कुलेट बॉडी फ्लूइड्स में करते रहते हैं, बट ये अपना जैसे फंक्शन है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं या दिखाते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पॉइंट जैसे पढ़ी थी कि जैसे भी जैसे मोनोसाइट्स हैं वो मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, मैक्रोफेजेस के बाद इंटरल्यूकन 1 जो है हेल्प जो टी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके बदले में इंटरल्यूकन 2 बनता है। इंटरल्यूकन 2 बनने के बाद जैसे आपको पता है बी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, देन एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, तो जैसे ये इलस्ट्रेशन भी है, मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकन 1 और ये टी सेल को स्टिमुलेट करेंगे इंटरल्यूकन 2 के बाद फर्दर जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल और बी सेल को ये स्टिमुलेट करेंगे। तो पूरी इस पैरा का मतलब ये है कि इस तरह से जो है इनकी एक्टिवेशन होती है। मैक्रोफेज आल्सो सीक्रेट इंटरल्यूकन 1 जो एक लिम्फोकाइन या साइटोकाइन का टाइप है जो सेल सिग्नलिंग में काम देता है, सिग्नलिंग या कम्युनिकेशन में काम देता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में काम देता है। जैसे कम्युनिकेशन, जैसे आपको पता है कि मैक्रोफेजिस इंटरल्यूकन 1 प्रोड्यूस किया, उन्होंने आगे टी सेल को स्टिमुलेट किया, यानी मैक्रोफेज का जो मैसेज था वो टी सेल तक गया है। किसके जरिए गया है? वो इंटरल्यूकन 1 के जरिए गया है। तो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। कौन सा सेल? एक जैसे मैक्रोफेज था, उसका कोई सिग्नल था, वो किसको जाना था? टी सेल की तरफ जाना था। किसके जरिए गया? एक मॉलिक्यूल के जरिए गया। उसका नेम क्या है? उसका नेम यकीनन जैसे इंटरल्यूकन 1 है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन है, एक सेल का मैसेज दूसरे सेल को देते हैं। तो सच मॉलिक्यूल्स इंटरल्यूकन 1 जैसे बने। तो मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकन 1 इन्होंने प्रोड्यूस किया, that stimulates and attracts the helper T cells towards the displayed antigen। एंड हेल्पर टी सेल स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर, इलस्ट्रेशन पे भी आते हैं। ऑन द सरफेस कॉल्ड टी सेल रिसेप्टर by which bind to the particular antigen and displayed on the antigen presenting cell, APC short form। Interleukin 1 stimulates the helper T cell to secrete another protein called the interleukin 2। जैसे इंटरल्यूकन 1 हेल्पर टी सेल और वो आगे इंटरल्यूकन 2 प्रोड्यूस करेंगे, दैट कंपेल द हेल्पर टी सेल टू डिवाइड बट कॉज टू प्रोलिफरेशन ऑफ सर्टेन साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड बी सेल। उसके बाद ये इंटरल्यूकन 2 है, प्रोलिफरेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड बी सेल को स्टिमुलेट करता है। फिर जो है क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ टी सेल बाय एंटीजन इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। डेफिनेशन आ गई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। बॉडी कंटेन्स मिलियंस ऑफ डिफरेंट टी सेल्स एंड ईच सेल कैपेबल रिस्पॉन्ड टू वन स्पेसिफिक एंटीजन। कोई एंटीजन एक ही मखसूस किस्म का एंटीजन होगा, उससे लड़ने की उसमें सलाहियत होगी, सबसे नहीं। तो इसी तरह से क्या है कि मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल्स मौजूद है, मिलियंस ऑफ। हर एक जो खास किस्म का एंटीजन होगा, पैथोजन होगा, उसका कोई खास एक टी सेल होगा, वो उससे लड़ेगा, एबिलिटी उसमें होगी। तो इस तरह से हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक। इसी सेम चीज को इलस्ट्रेशन के जरिए जैसे अगर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा पैथोजन है, फॉर एग्जांपल कोई माइक्रोब है या पैथोजन है, ये सारी चीजें जैसे आपको ख्याली लगती हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल की बात है। तो जब भी माइक्रोब जैसे इसमें इसकी एंट्री होती है, जैसे ये देखिए माइक्रोब है, उसकी एक हमारे यहाँ मैक्रोफेज जैसे मोनोसाइट्स जो है वो आगे मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं। तो ये इसको इन्होंने इनगल्फ किया, इनगल्फ करने के बाद इसकी जो पार्टिकल्स हैं इनको डाइजेस्ट किया, तो इन पार्टिकल्स को अब हम कहेंगे एंटीजन कहेंगे। अब ये एंटीजन जो है कहाँ पे बाइंड होंगे? जैसे आपको पता है कि
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब इस मैक्रोफेज और इस मैक्रोफेज में फर्क देखें। इस मैक्रोफेज जिसने अभी माइक्रोब को इनगल्फ अभी किया है, करने के बाद इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जैसे देखें, ये जो बैक्टीरियम के जो पार्टिकल थे अब इनकी सरफेस पे आ गए। बैक्टीरियम के पार्टिकल अब जैसे ये येलो गोल्डन कलर के जैसे आपको नजर आ रहे हैं, तो ये इसकी सरफेस पे आ गए। तो यानी ये क्या है, ये नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स हो गया। यानी इसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी सेल, जो एपीसी सेल कौन सा था, मैक्रोफेज था, उसकी सरफेस पे रिसेप्टर हैं जिनके साथ जो एक माइक्रोब के जो प्रोटीन थे पार्ट्स थे वो अब इस पे आ गए। अब इन माइक्रोब्स पे आने के बाद क्या होगा, इंटरल्यूकन 1 प्रोड्यूस होगा। जैसे हमने अभी नोट किया था ना, जब भी मैक्रोफेज उसमें माइक्रोब को इनगल्फ करेगा तो उसके रिजल्ट में इंटरल्यूकन 1 प्रोड्यूस होंगे। इंटरल्यूकन 1 कोई ऐसे केमिकल हैं जो आगे हेल्पर टी सेल को स्टिमुलेट करेंगे, हेल्पर टी सेल को स्टिमुलेट करेंगे। हेल्पर टी सेल, ये ऐसी इलस्ट्रेशन हमारे एनटीबी बुक में मौजूद है, आप वहां से भी थोड़ा देख लें। तो ये इंटरल्यूकन 1 स्टिमुलेट्स हेल्पर टी सेल, और हेल्पर टी सेल यानी देखें ना, ये सिग्नलिंग है, कम्युनिकेशन है, एक सेल का मैसेज दूसरे सेल में गया है, केमिकल्स जिनका नेम है इंटरल्यूकन 1। तो फिर ये हेल्पर टी सेल कहेंगे क्या बात है, तो देखेंगे कि हेल्पर टी सेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे कहते हैं टी सेल रिसेप्टर, टीसीआर शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे टी सेल रिसेप्टर। ये जो जैसे पर्पल कलर के जो रिसेप्टर मौजूद है जैसे टी सेल के ऊपर प्रोटीन के मॉलिक्यूल, नेम कहेंगे टी सेल रिसेप्टर। किसको रिसीव करेंगे, ये जो गोल्डन कलर की जो पैथोजन के जो पार्ट्स थे, इनको जैसे ये इसके साथ बाइंड करेंगे। जब इनके साथ ये बाइंड हो जाएगा पार्ट, तो फिर क्या होगा, जाहिर है हेल्पर टी सेल जो है आगे जैसे एक और जो केमिकल प्रोड्यूस करता है, जैसे हमने इलस्ट्रेशन में अभी पढ़ा था इंटरल्यूकन 2। ठीक है, बाइंडिंग साइट फॉर एंटीजन है, देन जो है फिर क्या होगा, हेल्पर टी सेल इंटरल्यूकन 2 प्रोड्यूस करेगा। और इंटरल्यूकन 2 आगे क्या करेगा, इंटरल्यूकन 2 आगे बी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल को स्टिमुलेट करेगा। और देन बी सेल जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के जो मैकेनिज्म है उसमें उनका रोल होगा। और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अटैक्स ऑन इन्फेक्टेड सेल, इस तरह से होगा। तो माइक्रोब एंटर हुआ, मैक्रोफेज में आया, डाइजेस्ट हुआ, इसके पार्ट्स अब इसके सरफेस पे आ गए। सरफेस पे आ गए तो ऐसे सेल को हम कहेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं ना इन्हें एंटीजन कहते हैं, जो इनके अपने नहीं है। तो डाइजेस्ट करने के बाद देखें तो यही जो सरफेस प्रोटीन इसके अपने हैं, प्लस में ये जो नॉन सेल्फ प्रोटीन किसके हैं, ये माइक्रोब के हैं। तो दोनों ने ये कॉम्प्लेक्स बनाया, सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स। सेल्फ ये जो ग्रीन कलर का, और नॉन सेल्फ किसका, ये जो है जैसे थोड़ा सा गोल्डन कलर जो भी आपको स्क्रीन पे नजर आए, ये इस माइक्रोब का था। तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया। इस कॉम्प्लेक्स को किसने डिटेक्ट किया, जैसे पहले सिग्नल आया इंटरल्यूकन 1 के बाद, देन हेल्पर टी सेल इसके साथ जाके, जैसे जाहिर है हेल्पर टी सेल के रिसेप्टर्स जो हैं इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेंगे, तो उसके रिजल्ट में इंटरल्यूकन 2 बनेगा। इंटरल्यूकन 2 किसको स्टिमुलेट करेगा, बी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल को स्टिमुलेट करेगा। बी सेल ह्यूमरल इम्यूनिटी, और साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इसका रोल होगा। यही सेम डायग्राम हमारे एनटीबी में भी मौजूद है, वहीं से भी आप देख सकते हैं। माइक्रोब एंट्री हुई है, उस माइक्रोब को जो है डाइजेशन हुई है, उसके पार्ट्स जिन्हें अब हम कहते हैं एंटीजन कहते हैं। तो ये जो मैक्रोफेज है, इसने फिर क्या किया, एक इसके जो सेल्फ प्रोटीन है प्लस नॉन सेल्फ प्रोटीन, अब ये सरफेस पे आ गए। हेल्पर टी सेल जिसके पास टी सेल रिसेप्टर मौजूद है उनके साथ ये बाइंड करेंगे। इसको मैसेज कहाँ से आया, मैसेज इंटरल्यूकन 1 से आया। इंटरल्यूकन 1 किसने प्रोड्यूस किया था, इस मैक्रोफेज ने किया था। देन हेल्पर टी सेल इसके साथ आके बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद इसने क्या किया, इसने इंटरल्यूकन 2 प्रोड्यूस किया। इंटरल्यूकन 2 प्रोड्यूस होने के बाद जो बी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल को ये स्टिमुलेट करेंगे, और देन ये अपनी ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के जरिए जैसे उस पैथोजन की जो है किलिंग कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिवेशन ऑफ टी सेल है, जैसे ये दोबारा से इंटरल्यूकन 1 स्टिमुलेट्स हेल्पर टी सेल, जैसे इंटरल्यूकन 1 हेल्पर टी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, इंटरल्यूकन 1 हेल्पर टी सेल को स्टिमुलेट करते हैं टू सीक्रेट अनदर प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड इंटरल्यूकन 2, that not only compel the helper T cell to divide, then ये helper T cell को divide करने में आगे उसको stimulate करता है by specific antigen is called cell
proliferation of certain cytotoxic T cell and B cell. Activation of T cell by specific antigen is called as cell mediated immunity. तो ऐसी इम्यूनिटी को हम कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहेंगे, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल के जरिए होती है, और देन जो है यकीनन बी सेल के जरिए होती है, उसे हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो बॉडी कंटेन्स मिलियंस ऑफ डिफरेंट टी सेल्स। तो बॉडी के हमारे यहाँ जो मिलियन डिफरेंट टाइप की जो है टी सेल्स मौजूद हैं, और खास किस्म के पैथोजन से उनमें लड़ने की एबिलिटी होती है। अगर ये आप इलस्ट्रेशन जहन में रखेंगे और ऐसी जो पॉइंट्स हैं सीरीज सीक्वेंस जहन में रखेंगे, तो एक्टिवेशन ऑफ टी सेल आप इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। माइक्रोब की एंट्री हुई है, देन जो है जैसे मैक्रोफेज है, डाइजेस्ट किया, पार्ट्स उसके जो अब सरफेस पे आ गए, तो इसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो गया। हेल्पर टी सेल को मैसेज गया इंटरल्यूकन 1 की तरफ से, बाइंड हुए, देन जो हेल्पर टी सेल ने उन्होंने एक और जैसे प्रोटीन प्रोड्यूस किया इंटरल्यूकन 2, जिसने आगे फर्दर डिवीजन की और इम्यूनिटी होती है। ठीक है, होपफुली आपने समझ लिया होगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट है कि डायग्राम भी है हमारे यहाँ, जैसे एनटीबी के अंदर, उस एनटीबी के अंदर जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल की मैकेनिज्म दिखाई गई है। साइटोटॉक्सिक टी सेल किस तरह से किल करता है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल की किलिंग का जो तरीका है साइटोटॉक्सिक, जैसे साइटोटॉक्सिसिटी लफ्ज आपने एक पढ़ा भी होगा, समझा होगा। जैसे साइटोटॉक्सिसिटी किसे कहते हैं, परफोरिन और पोर्स जब एक ऐसे प्रोटीन बनते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के साथ जैसे उसमें होल बनाते हैं, रप्चर करा लेते हैं, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। तो उसमें जैसे साइटोटॉक्सिक जो टी सेल है बाइंड्स टू इन्फेक्टेड सेल। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा सेल है जिसके जो इन्फेक्टेड सेल जिसे हम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है पैथोजन या फॉरेन एंटीजन है उसमें दाखिल है। तो क्या होगा कि साइटोटॉक्सिक टी सेल होगा जिसके ये रिसेप्टर मौजूद है, जैसे देखें ना ये पर्पल कलर के इसमें रिसेप्टर है, और उसके अंदर ये फॉरेन एंटीजन को रिसीव करने की जिसमें एबिलिटी है। यही सबब है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टी सेल के मिलियंस की तादाद में डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे ये साइटोटॉक्सिक टी सेल इस तरह के रिसेप्टर को बाइंड कर सकता है, जिस भी पैथोजन की सरफेस पे ऐसे जो अगर रिसेप्टर होंगे तो उनके साथ ये बाइंड करने की एबिलिटी होगी। अगर एक ऐसा पैथोजन है जिसके रिसेप्टर्स इस तरह के हैं, तो उनका अलग कोई टी सेल होगा वो रिसीव करेगा। तो इस तरह से आप डायग्राम में जैसे आपके एनटीबी बुक में भी पढ़ी है उसमें भी देखेंगे, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसमें ये रिसेप्टर जो इनके अपने जो से रिसेप्टर मालिक्यूल है वो फॉरेन सेल उसके साथ ये बाइंड करेंगे, फॉरेन एंटीजन। यहाँ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जो फॉरेन एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद आप जैसे देखें कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल एक खास किस्म की जैसे मालिक्यूल बनाता है। जैसे आपको पता है, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल्स बनाते हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं दो किस्म के एंजाइम दैट कैन प्रोमोट एपोप्टोसिस। ग्रेनजाइम जैसे कल भी जैसे हमने पढ़ा था, या ये जो ऐसे मालिक्यूल जा रहे हैं, या परफोरिन प्रोटीन जा रहे हैं, परफोरिन प्रोटीन होल फार्मिंग प्रोटीन है। ये जैसे रेड कलर की जो है डॉट्स हैं, ये होल फार्मिंग प्रोटीन है। ग्रेनजाइम जो भी होंगे वो कहाँ जाएंगे, इन्फेक्टेड सेल की तरफ जाएंगे। देन क्या होगा, ये जैसे परफोरिन की वजह से ये पोर्स बन जाएंगे, पोर्स बनेंगे, और देन क्या होगा, ये बस्ट होगा और ये इन्फेक्टेड सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा या इसकी लाइसिस होगी। क्योंकि इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर क्या था, इन्फेक्टेड सेल के अंदर कोई यकीनन माइक्रोब था, अब उसको जो है उसकी किलिंग और जो है डेथ करा ली। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल की किलिंग का तरीका होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, जैसे ही उन्होंने जैसे टी सेल रिसेप्टर बाइंड किए, बाइंड हुए जो फॉरेन जो उनका एंटीजन कोई भी था उसके साथ, देन फौरन ही इन्होंने क्या किया, टी सेल जो थे साइटोटॉक्सिक टी सेल, उन्होंने ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस किए, होल फार्मिंग जो है केमिकल प्रोड्यूस किए, और देन जाहिर है यकीनन होल्स बनेगी इसमें और रप्चर होगी और लाइसिस हो जाएगी। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल इस तरह से जो है रप्चर ऑफ द सेल कराते हैं। जैसे उसमें फर्दर जो हम आते हैं कि वेरियस टाइप की जो इसमें इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, बट इसको 4 किस्म के हैं। जैसे पढ़ रहे एक ये टर्म है CD8 और CD4 हम
नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल थोड़े से टाइम को कंज्यूम कर दें, थोड़ा टाइम है। साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल, 4 किस्म की जो सेल्स हैं हम उन पे आते हैं कि टी सेल जो है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ टी सेल्स। कौन कौन से टी सेल्स हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे एक साइटोटॉक्सिक टी सेल जो अभी हमने पढ़ा, साइटोटॉक्सिक टी सेल किस तरह से काम करता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इन्फेक्टेड सेल होता है, उनके जो रिसेप्टर्स एंटीजन होते हैं, फॉरेन एंटीजन, इनके रिसेप्टर उनके साथ बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद होल फॉर्मिंग ये प्रोटीन इस इन्फेक्टेड सेल पे आए, पोर बनाएंगे और लाइसिस होगी। तो एनटीबी में 300 पेज साइटोटॉक्सिक सेल्स, दी सेल्स सीक्रेट साइटोटॉक्सिन विच ट्रिगर डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस डीएनए आर परफोरेंट। ठीक है, तो यानी साइटोटॉक्सिन ऐसे टॉक्सिन है जो पैथोजन के डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं या परफोरिन होंगे, पोर फार्मिंग, which is protein that creates hole in the pathogen. The hole causes the pathogen's lysis or rupture. इस तरह के सेल को हम कहेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल। सच टाइप ऑफ टी सेल का जो किस्म होगा, पहला किस्म है जिसे हम कहेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल। जो दूसरा टाइप है, अनदर टाइप है नंबर 2 जो है हेल्पर टी सेल, उस सेल को हम कहते हैं हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल जैसे थोड़ी देर पहले ये सारी चीजें आपने देखी, मैक्रोफेज, इंटरल्यूकन 1 जो है, देन किसको स्टिमुलेट करता है, हेल्पर टी सेल को। और हेल्पर टी सेल आगे क्या करता है, बी सेल एंड टी सेल की डिफरेंशिएशन अदर सेल्स की जो है उनको जो है डिफरेंशिएट कराने में हेल्प देता है। दी सेल सीक्रेट इंटरल्यूकन 2 जो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, विच स्टिमुलेट द सेल डिवीजन ऑफ बी सेल एंड टी सेल, जो इलस्ट्रेशन डायग्राम में मौजूद है, एनटीबी डायग्राम में मौजूद है, वही सेल। इन अदर वर्ड्स दी सेल्स रिक्रूट इवन मोर सेल्स टू हेल्प फाइट द पैथोजन। हेल्प का रोल है, हेल्प दूसरे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उनको हेल्प देते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो आपने डिस्कस किया था, इंटरल्यूकन 2 हेल्पर टी सेल जो होगा वो इंटरल्यूकन 2 प्रोड्यूस करेगा। इंटरल्यूकन 2 जो है अदर बी सेल और टी सेल को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी के जरिए बॉडी का डिफेंस प्रोवाइड करने में हेल्प देते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पर टी सेल का मेन काम है जो है इंटरल्यूकन 2 को प्रोड्यूस करना। देन इंटरल्यूकन 2 टी सेल और बी सेल को स्टिमुलेट करेंगे। नंबर 3 टाइप की जो सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं यकीनन जैसे नंबर 3 सप्रेसर टी सेल है। सप्रेसर लफ्ज की मीनिंग ये होती है स्टॉप करना, खत्म करना, फिनिश करना। जैसे इन्फेक्शन जब एक ओवरकम हो जाती है, हमारी बॉडी उसको ओवरकम कर लेता है, फिनिश हो जाता है, तो इस तरह के जो सेल्स होंगे यकीनन हम उन्हें कहेंगे सप्रेसर टी सेल कहेंगे। व्हेन इन्फेक्शन इज सक्सेसफुली रिमूव्ड, कोई भी पैथोजन है वो रिमूव हो जाता है सक्सेसफुली, हमारी बॉडी उसको रिमूव कर देती है। दीज सेल्स बिगिन टू सीक्रेट certain proteins that inhibit the further proliferation of the T cell। जैसे आपको याद है कि हेल्पर टी सेल इंटरल्यूकन 2 प्रोड्यूस कर रहा था, वो प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल एंड टी सेल की कर रहा था। बट यहाँ भी क्या होगा, जैसे इन्फेक्शन ओवरकम होगा तो सप्रेसर टी सेल ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे जिसमें फर्दर जैसे इम्यून रिस्पांस जो हो रहा था उसको शट डाउन कर देंगे, देयरफॉर दे शट डाउन द इम्यून रिस्पांस। तो इनका काम होगा सप्रेसर टी सेल का कि ऐसे प्रोटीन बनाएं जो इम्यून रिस्पांस को शट डाउन करें, तो उन्हें हम कहेंगे सप्रेसर टी सेल कहेंगे, सप्रेसर टी सेल कहेंगे। ठीक है, जैसे ये स्टेम सेल थे जिसमें ये एंटीजन उनको कोई मिला, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट्स काम कर रहे थे, तो सप्रेसर टी सेल एक ऐसा जैसे प्रोटीन बनाएंगे जो फर्दर जो इसमें डिफरेंशिएशन होगी उसको ये स्टॉप कर देंगे, होने नहीं देंगे। तो जस्ट छोटा सा ही रोल है, डेफिनेशन वाइज इसको आप याद करेंगे। चौथा और आखिरी किस्म है आज के हवाले से, वो है मेमोरी टी सेल है। मेमोरी लफ्ज की मीनिंग ही होती है जैसे कोई चीज़ है, किसी चीज़ को याद करना, रिमेम्बर करना कि कौन से पैथोजन है, जब बॉडी में आए तो फौरन ही हमारा इम्यून सिस्टम उसको जो है रिस्पॉन्ड करे, तो उसे हम कहते हैं मेमोरी टी सेल कहते हैं। तो जैसे these cells remain dormant after the initial exposure to an antigen। जैसे फर्स्ट टाइम कोई भी पैथोजन आता है तो उसको जो है जाहिर है पैथोजन के जो एंटीजन होते हैं ना, पार्ट होते हैं जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, मैक्रोफेज की सरफेस पे जो आ जाते हैं, तो वो उनको जैसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये पार्ट जो है ये पैथोजन का पार्ट है, तो वो सेल जो है मेमोरी सेल बन जाते हैं। इसी तरह से वही सेम पैथोजन चाहे 10 सालों 20 सालों के बाद भी अगर बॉडी के अंदर इंटर हो
तो फौरन ही हमारे ये जो मेमोरी टी सेल्स हैं उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। दीज सेल्स रिमेन डार्मेंट, डार्मेंट की मीनिंग है जैसे रेस्ट में हो, खामोश हो, इनएक्टिव हो, तो उसे हम कहेंगे डार्मेंट। आफ्टर इनिशियल एक्सपोजर, यानी फर्स्ट टाइम जो एक्सपोजर होगा, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर जो होगा तो उसमें यकीनन कोई उस पैथोजन का कोई ना कोई एक एंटीजन होगा, उसको ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम के जो है जैसे पैथोजन इन्फेक्शन हुआ था, इफ द सेम एंटीजन प्रेजेंट इटसेल्फ अगेन, यही पैथोजन अगर दोबारा से आया, बॉडी में दाखिल हुआ, तो रिजल्ट क्या होगी, इवन इट इज ईयर्स लेटर, काफी सालों के बाद भी अगर आ जाए, द मेमोरी सेल्स आर स्टिमुलेटेड टू कन्वर्ट देमसेल्फ टू इनटू हेल्पर टी सेल। ये मेमोरी जो टी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स, एंड हेल्पर टी सेल्स हेल्प टू फाइट द पैथोजन। हेल्पर टी सेल आगे क्या करेंगे, हेल्पर टी सेल इंटरल्यूकन 2 के बाद प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल एंड टी सेल करेंगे, इस तरह से जो उस पैथोजन से वो लड़ सकते हैं। मेमोरी सेल्स जो है हेल्पर टी सेल में ये अपने आप को कन्वर्ट कर देंगे, और देन जो क्या होगा, यकीनन जैसे फॉर एग्जांपल ये वायरस है या पैथोजन है कोई भी है, तो ये हमारी एक बॉडी का डिफेंस स्ट्रेटेजीज में एक डेंड्राइट सेल है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है। तो इस वायरस के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जैसे ये वायरल पेप्टाइड्स हैं या वायरस पार्टिकल्स, इसमें डाइजेस्ट होने के बाद इसी जो है ऐसी डेंड्राइट सेल्स या कोई मैक्रोफेज होता है, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ ये बाइंड हो जाता है। ये जो मेमोरी जो सेल्स होता है, मेमोरी टी सेल जो होते हैं, उनके यहाँ भी रिसेप्टर मौजूद होते हैं। वो क्या करेंगे, दोबारा से अगर इस जैसा कोई वायरस आया जिसका ये पार्ट होगा, तो फौरन ही उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। किन की मदद से, ये जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं इनका ही रोल होता है किसी भी फॉरेन चीज को आइडेंटिफाई करना। तो ये आइडेंटिफाई करेंगे, देन मेमोरी सेल जो है किस में कन्वर्ट होगा, मेमोरी सेल टी सेल में कन्वर्ट होगा, और देन जो है इसको जो है किल करने की जैसी स्ट्रेटेजी है वो उसमें जो है इसका किरदार होगा। तो यानी ये जो पार्टिकल्स हैं पैथोजन की, इनको जैसे ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं किसकी मदद से, टी सेल रिसेप्टर की मदद से कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जैसे हेडिंग्स हम नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब शायद इस इम्यून सिस्टम का आखिरी हेडिंग होगी। तो सी यू, थैंक यू।